ने बताई थी। जी जी, मैंने एक ट्रिक बताई थी आप कि आप कितने गुना बढ़ा रहे हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, रेजिस्टेंस उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है। हाँ, आर इंटू एन स्क्वायर। जी जी। जी। लास्ट सवाल मेरे ख्याल से था कॉपर वायर के ऊपर करंट हाँ। डेंसिटी को लेकर के। एक सवाल लिखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस, इज 2 ओम, इज 2 ओम and 6.8 ohm at 80 degree Celsius and हाँ 6.8 ohm at 80 degree Celsius and 6.8 ohm at 80 degree Celsius। जी। फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस of the wire will be, the temperature coefficient of the resistance of the, sorry, temperature coefficient of the resistance of the wire is, there will be, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ। of the resistance of the wire will be। यानी आपको अल्फा बताना है कितना हो। इक्वेशन, मैं इक्वेशन बताता हूँ आपको। इस तरह के सवाल मैं कई करा चुका हूँ। तो मैं आपको 5 मिनट दूंगा कि आप इस सवाल को एक बार दो बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर सवाल अगर मैं कराऊंगा तो फिर आप क्या करोगे। सर केल्विन में कन्वर्ट करना है ना? बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सवाल में लगता है आपका डिफरेंस। अब डिफरेंस अगर लग रहा है तो आप केल्विन में करो या डिग्री से डिग्री सेल्सियस में करो, सेम ही आएगा। चाहो तो चेक करके देख लो, एक ले लो 0 डिग्री सेल्सियस, एक ले लो 100 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों का डेल्टा टी कितना आएगा, 100 ही आएगा। जी। और इसकी अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो 273 केल्विन आएगी। सर आपने इसमें 80 डिग्री बताया है। एक ही नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आप निकालोगे इस तरीके से तो इसकी वैल्यू होगी 373। तो जी केल्विन में भी डेल्टा टी जो आएगा आपको वो 100 ही आएगा। समझे मेरी बात नहीं? जी जी, समझ गया। जी, तो आप इस सवाल को कीजिए, तब तक वाटर ले आते हैं। मैं एयरफोन निकाल के जा रहा हूँ, तो बोलिएगा मत, जब मैं आ जाऊँ तभी कुछ बोलिएगा। ओके सर। ठीक।
हाँ ले लो मच्छर क्या है। करा फर्क वो। रेहान सवाल किया। कर लिया। वेरी गुड। क्या आ रहा है आंसर? 0.03। क्या बात है, मतलब सीख गया। दस सवाल में था नहीं कोई। 0.03 आएगा आंसर। एक सवाल लिखिए। मतलब आज आपकी टेस्टिंग है, समझ लीजिए। एक ऐसा होता है ना रैंडम टेस्ट, वही समझ लीजिए। इसमें लिखिएगा, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। एक साइड है आपके पास प्रॉपर्टी, जैसे कि नंबर वन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नंबर टू, रेजिस्टिविटी। नंबर थ्री, रिलैक्सेशन टाइम एंड करंट डेंसिटी। रिलैक्सेशन टाइम एंड फोर्थ वन इज करंट डेंसिटी। दिस इज
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मैं इनकी यूनिट लिखता हूँ यहाँ पर, या यूनिट नहीं, फॉर्मूले लिख देता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कौन सा फॉर्मूला किसका है। पहले नंबर पर है एम अपॉन एन ई स्क्वायर, फिर है एन ई वी डी, या एन वी डी, फिर है ई ई टाउ अपॉन एम, ई ई टाउ बाय एम, और फिर लास्ट में है ई बाय जे। दिख रही है आपको, स्क्रीन दिख रही है? जी। तो आप इनको मिलाइए, कौन सा किससे मिलेगा। जी। जी, मिला दिया क्या? हाँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा है? थर्ड वन। क्या बात है, देख के बता रहे हैं क्या? सर सही में नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता है। रेजिस्टिविटी का क्या होता है? रेजिस्टिविटी का है पहला। सही है, पहला ही है। रेजिस्टिविटी होती है ये, हाँ। क्योंकि जो जे होता है वो होता है सिग्मा इंटू ई। अब अगर आप ई के डिनोमिनेटर में जे ले आए, तो आपको इसको वन अपॉन सिग्मा करना पड़ेगा, जो कि रो के बराबर है। अच्छा। ठीक है, तो जी। रिलैक्सेशन टाइम का क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम का करंट, सेकंड। रिलैक्सेशन टाइम को सेकंड हो जाएगा। करंट डेंसिटी का यार, देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी ई। आप करंट के नीचे ले आइए ए, यहाँ आ जाएगा एन वी डी ई। तो ये आई अपॉन ए क्या होता है? जे होता है। अब रिलैक्सेशन टाइम का बता दो क्या होगा, एक ही तो बचा। पहला। ठीक है, जी। मैच कर लीजिए आप, करेंगे मैच, कर लिया। एक सेकंड सर कर रहा हूँ। नोट नोट किया था क्या सवाल ये? हाँ मैं नोट कर रहा था ये सवाल। ठीक है, ठीक है, ठीक। जी। ठीक है, एक और सवाल लिखिएगा आप। A wire of resistance, a wire of resistance 160 ohm is melted and drawn, is melted and drawn
in a wire of 1/4 of its original length. 1/4 of its original length. फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल। आप दादा सर को कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिएगा। क्यों? बिकॉज ही जस्ट बिफोर 30 minutes बिफोर qualifying his junior research fellowship JRF for his तो PhD। मैं उनको क्या लिखूं? बोलिएगा सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फ्यूचर, और बच्चों पर हाथ रखे रहिए। डन। कर लिया, सवाल कर लिया। नहीं नहीं, मैं बोला मैं मैसेज कर दिया। अच्छा, जी। आ गया आंसर? हाँ। कितना आ रहा है? 10। मतलब आपकी समझ में आ रहे हैं जो पढ़ा रहा सवाल है। जी। एक और सवाल लिखिएगा, ये थोड़ा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक है? हम्म। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पड़ेगा आपको। आप लोग भी लिखिएगा जो हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हैं। आप लिखिएगा, इन अ मेटालिक कंडक्टर, इन अ मेटालिक कंडक्टर under the effect of applied electric field, under the effect of applied electric field, कॉमा लगाकर लिखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर विल, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर विल। एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर अगर आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है? उसके ऑप्शन लिखिएगा आप। लिखा आपने? क्वेश्चन लिखा पूरा? मैं एक मतलब फिर से बोलूं? अरे हाँ, बताइए। दोबारा बोलूं? नहीं, ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 लिखिएगा, दे ड्रिफ्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दे ड्रिफ्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सेकंड लिखिएगा, मूव इन द कर्व पाथ, मूव्ड इन द कर्व पाथ फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल।
थर्ड पॉइंट लिखिएगा, मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, थ्रू आउट फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। लिखा? जी। एक और लिखिएगा, मूव इन अ स्ट्रेट पाथ in the same direction of electric field, moved in the same path or a straight line, moved in a straight path in the same direction। अब बताइए क्या होगा आंसर। सेकंड तो नहीं होगा। क्यों? कर्व, लूप या कर्व। में। यही तो गलती होती है, हम जो ऑप्शन होता है उससे पहले एलिमिनेट कर देते हैं। इसका आंसर टू ही है, ऑप्शन बी। 50 करोड़ का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आपने बोला मुझे लग रहा है ए और सी, लेकिन मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। पता लगा लाइफ लाइन में आपने 50-50 यूज किया या 75 यूज किया, और उस 75 में आपको जो आंसर लग रहा था वो ही रह गया, वो ही निकल गया सबसे पहले, है ना? जी। देखते हैं आप कौन बनेगा करोड़पति, देखते हैं। सिर्फ बहुत जमाने पहले देखा था। जमाने पहले? कितनी एज होगी आपकी? जमाना बहुत बड़ा पीरियड होता है। देखिए, एक बार एक लड़की खेल रही थी, उसमें ऑप्शन थे ए बी सी डी। शायद 6 लाख रुपए जीत चुकी थी वो। एक सवाल आता है उसकी स्क्रीन पर, वो बोलती है 100%, आई एम 100% श्योर आइदर इट इज ए और सी, आइदर इट इज ए और सी, बट आई वांट टू चूज माय 50-50 लाइफ आंसर। एंड व्हेन अमिताभ बच्चन जी give her lifeline, so जो उसके 100% श्योरिटी थी वही चली गई, तो वो उसका 100% 0% कन्वर्ट हो गया। फिर अब उसको यहाँ लग रहा था कि एक होगा, तो उसने बी बोल दिया। ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर, आंसर इज डी। तो आप समझ रहे हैं, आपका नसीब साथ नहीं दे रहा। आपके हारने के चांस 25% थे यहाँ पर, और आप हारे हो 100%, दो लाइफ लेने के जी। बाद, अप करने के बाद। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है क्लास 11 में। बच्चे बोलते हैं एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। एक और ऑप्शन है, क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन है चार, ए बी सी डी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस पे तुक्का मारिए, तो तुक्का छोड़िए, चार क्वेश्चन कर देता हूँ मैं इसमें। सी, इसमें भी ए बी सी डी, और ये चौथा ऑप्शन, इसमें भी चार ऑप्शन, ए बी सी डी। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ना तुक्का मारना है। तुक्का समझते हो? चांस लेना है। जी। अब चांस लेना है आपको इन चारों क्वेश्चन पर, तो आपका नसीब कितना खराब होना चाहिए कि चारों के चारों सवाल गलत हो जाएं आपके? जीरो। ऐसा नहीं हो सकता ना, है ना? हाँ। कि चारों पे तुक्का मारो, चारों ही गलत हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि चारों गलत होने की प्रोबेबिलिटी पता है आपको कितनी है? चारों के चारों गलत होने की प्रोबेबिलिटी, जीरो। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है ना भाई, आप इसमें ए मारो, इसमें बी मारो, इसमें सी मारो, इसमें बी मारो,
लेकिन ऑप्शन इसके हों ऐसे, इसका ए, इसका ए, इसका डी और इसका सी, तो आपके चारों गलत हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे जी काम नहीं करती कि आप ये देखो कि भाई चार ऑप्शन लगाने थे, तेरे पास 100 क्वेश्चन थे, अब तू अगर तुक्के मारता है सारे क्वेश्चन पर तो तेरे 25% सवाल तो सही होने चाहिए, क्योंकि चार में से एक सवाल तो सही लगता ही लगता है ना। ये प्रोबेबिलिटी को पढ़ने का जाहिलों का तरीका है, ऐसे प्रोबेबिलिटी काम नहीं करती। प्रोबेबिलिटी काम करती है ऐसे कि आपके पहले सही होने के चांसेस है 1/4, दूसरे के चांसेस है 1/4, तीसरे के भी चांसेस है 1/4, और चौथे के भी चांसेस है 1/4। तो आपके ऐसे कितने चांसेस हैं जो आपके क्वेश्चंस चारों सही हो जाएं? वो हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। आप अगर 256 तुक्के मारोगे, 256 बार तुक्के मारोगे, तब उनमें एक बार ऐसा होगा कि चारों सवाल सही हो जाए। समझे? जी जी, समझ रहा यानी हूँ। कि आप 256 कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब एक जाकर कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा। तो आपके चारों सवाल सही होने की जो चांसेस है ना, कितने हो जाएंगे यहाँ से? वो हो जाएंगे 1/256। अगर आप 100 क्वेश्चन का तुक्का मार रहे हो तो वो हो जाएगा 1/4 की पावर 100। ठीक है। एक बहुत ह्यूज नंबर आएगा जो आपके सारे के सारे नंबर सही हो जाए, और वो बहुत बड़ी गिनती हो जाएगी। 4 की पावर 100, समझ लो कितना बड़ा आंसर आएगा, बताता हूँ। हाँ। 4 की पावर 100, और 10 टू द पावर 60 में आ रहा है, मतलब 60 बार मुझे लिखना पड़ेगा उसको। तो इतने बड़े चांसेस नहीं पड़ेंगे हमारे कि हमारे इतनी बड़ी वैल्यू थी। समझ रहे हैं आप बात? नहीं? जी सर, समझ रहा हूँ। ठीक। तो अभी यहाँ क्या है, आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए जो आपने पढ़ा है, और कुछ मत लगाइए। क्योंकि देखो, तुक्के मारने से, दिमाग लगाने से, मैंने तो ये देखा है, बेहतर है कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसको कहीं ना कहीं बिठाने की कोशिश करो, और वो बैठ जाता है तो फिर आपका आंसर सही हो जाता है। एलिमिनेट मत किया करो। देखो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप इलेक्ट्रॉन रखोगे तो उसमें कुछ चीजें तो होंगी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को पुट किया, अगर प्रोटॉन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने रखा है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके अगेंस्ट जाएगा, ये तो कंफर्म है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया था, इट इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल, है ना। हाँ। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा है जो लोअर से हायर जा रही है चीज? लोअर से तीन ऑप्शंस है। 3 ऑप्शन में लोअर से हायर जा रही है। कहाँ तीसरा हाँ। ऑप्शन कहाँ है? दो ही तो है। अच्छा, मैं गलती से लिख लिया हूँ। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो हायर से लोअर की तरफ गई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो हायर से लोअर दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जाएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तो लोअर से हायर जाता है, तो पहला वाला गलत हो गया। अब आइए सेकंड और थर्ड पर। सेकंड और थर्ड में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है लोअर से हायर, तो ये बात सही है, लोअर से हायर इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब एक में बोला है कर्व पाथ, एक में बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है ना फोर्स। क्या लग रहा है? फोर्स। फोर्स। और फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि आप जो फोर्स दे रहे हो वो फोर्स है Q × E/m। तो एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ है उसका। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं, नहीं होगा। और अगर जीरो नहीं होगा इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या dy/dx, अगर ए निकालोगे आप तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी आपकी, ना कि जीरो आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अब उसने बोल दिया कि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा ना यहाँ पर। तो क्या एक्सेलरेशन जीरो है? हाँ। नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दो। अब मिलाइए आपने नेक्स्ट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। मूव इन द स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में जाएगा वो। ठीक है।
हाँ सर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये कर्व क्यों है, इसकी बात मैं बताऊंगा आपको आगे जाकर के। ठीक है ना। जी। एक और सवाल लिखिएगा। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर the resistivity of the semiconductor is vary with the temperature which of the following curve is vary with the temperature which of the following curve इज। varying with the temperature in which of the following curve. रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का रिलेशन दे रखा है आपको, तो एक साइड रेजिस्टिविटी और एक साइड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, इसके ग्राफ दे रखे हैं तो साथ में। ग्राफ ऐसे कैसे, एक ग्राफ ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, चारों बना देता हूँ मैं। एक ग्राफ है ऐसे, यहाँ। एक ग्राफ है हमारा ऐसे, एक ग्राफ है इस तरह से, और एक ग्राफ है आपका बीच से हटेगा वो ऐसे का। तो रेजिस्टिविटी के मैंने ग्राफ बनवाए आपको टेम्परेचर के साथ। जी। बताइए कौन सा वाला होगा। मुझे आई थिंक वो सोचो, देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी क्या करती है, रेजिस्टेंस क्या करता घटती है। है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नहीं। सेमीकंडक्टर, अ, सेमीकंडक्टर पे ध्यान देना। सेमीकंडक्टर के लिए मैंने लिखाया था, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और उसकी रेजिस्टिविटी भी कम हो जाती है हीट होने पर। तो आंसर इज सी। बना लीजिए इन चारों ऑप्शन को। जी। जी सर। बना लिया। हाँ। एक और सवाल लिख लीजिए। ज्यादा सवाल तो नहीं हो रहे। नहीं। अच्छा मैं एक काम करूँ, आप सवाल लिखाने की जगह मैं आपको सवाल सेंड कर देता हूँ। ओके। तो कल हम इन सवालों को डिस्कस कर लेंगे, और एक छोटा सा टॉपिक है हमारा वो डिस्कस कर लेंगे। और फ्रॉम 23rd वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज ऑल्सो अ ह्यूज चैप्टर, बट नॉट दैट मच ह्यूज जितने हमने अभी पढ़े। उसको थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे, और आगे के चैप्टर में 4 चैप्टर होने के बाद मैंने आपको बोला था 4 चैप्टर में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बाकी के चैप्टर्स में लगेगा। एक चैप्टर बीच में स्ट्रॉन्ग आएगा आपका रे ऑप्टिक वेव ऑप्टिक करके,
बाकी कोई चैप्टर आपका 15 डेज से ऊपर जाएगा ही, विद इन 15 डेज और उससे कम में हो जाएगा। ठीक है। ओके जी। तो एक और चैप्टर है जिस पर आपको थोड़ा सब्र रखना है। बाकी इन 3 चैप्टर्स में मैंने जितना करा दिया है, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप अपना स्कूल का चैप्टर वाइज सिलेबस चेक कीजिएगा और उसमें मुझे बताइएगा कि किस किस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हमने नहीं की। और ये अभी नहीं, आप मुझे 1-2 रोज में बता दीजिएगा लेकिन। ओके सर। ठीक है। और फिर संडे आएगा, कल संडे आया था, आपने मुझे रिपोर्ट नहीं भेजी। हाँ मैं आपको भेज रहा हूँ। भेज रहा हूँ। मैं पिक्चर लिया था पर मैं डालना भूल गया। जी। ठीक है रेहान, आज के लिए हम रखेंगे इतना ही। ये ये वीक में मैंने थोड़े कम क्वेश्चंस किए क्योंकि मैं थोड़ा पीछे का रिवाइज कर रहा था, तो अभी इससे इस पहले हफ्ते वाले थोड़े में तो ज्यादा। आपने बहुत किए थे ना।